एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। एंड सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाके सबसे पहले जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि और नोटिफिकेशंस मेरी मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं STI। STI मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसमें हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। Infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections। यानी ऐसे इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो सके, यानी जो फिजिकली जो फिजिकली किसी के रिलेशंस में रह के आपको ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और STI। और वर्नियल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसे और दो नाम से भी जानते हैं क्योंकि बहुत लोग को ये इसका बाकी दो नाम नहीं पता है। STI को हम VD भी बोलते हैं। VD यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये NCERT से क्वेश्चन आता है नीट में और लोगों को लगता है कि ये न्यू है। VDI मतलब वर्नियल डिजीज़, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज़। यानी डिजीज़ कहाँ होता है तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सारा यहाँ पे दिया हुआ गोनोरिया, सिफेलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लाइमेडाइस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियाइस, hepatitis B, and of course the most discussed infection in recent years is HIV। HIV इन्फेक्शन है जो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, एड्स। HIV is an infection leading to AIDS are some common STIs। Among these HIV infection is most dangerous। सारे में से सबसे ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन कौन सा, HIV is most dangerous and it is discussed in detail in chapter 8। हमें चैप्टर 8 में इसे डिटेल में तो पढ़ना ही है। आगे चलते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injection, needles, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of blood और form an infected mother to the fetus too। यानी कि इसके फैलने के और भी कई रीजंस हो सकते हैं। टाइप ही कर देती हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STI फैलने के सिर्फ एक ही वजह जो लोग सोसाइटी में सोचते हैं, एक सेकेंड, STI होने के लोग सबसे पहली वजह तो सोचते हैं ये वजह बहुत कॉमन है, पता है, और इससे होता भी है। बट और भी रीजंस हो सकते हैं वो पर्सन सेक्सुअली किसी के साथ ना हो लेकिन उसको तो भी हो गया हो। तो क्या वजह हो सकती है उसकी ये वजह हो सकता है ये डॉक्टर का फॉल्ट हो, ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन, ठीक है, शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स। और ये खासकर किस केस में होता है, खासकर इंट्रावेनस ड्रग केस में होता है जिसमें लोग नसों के थ्रू सुई लेते हैं, उसमें होता है लोग एक ही सुई 5 आदमी शेयर कर लेता तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये खासकर इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये किस में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये हो सकता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरीज में इंस्ट्रूमेंट्स काम आती है उसे हम कहते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो डॉक्टर की फॉल्ट आती है, उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को विदाउट वॉश किए या इंस्ट्रूमेंट बिना चेंज किए सेम पेशेंट को और उसी पेशेंट से बाकी पेशेंट्स को चेक कर लिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, आपने किसी का ब्लड अपने बॉडी में लिया, कभी कभी हमें जब ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें ब्लड लेना पड़ता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, विदाउट पता किए कि डोनर का बैक हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकल हेल्थ क्या है, आपने ब्लड ले लिया तो उससे भी हो सकता है। और उसके बाद अगर माँ को है तो उसके बच्चे को तो होगा ही होगा, यानी
फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू ये इन्फेक्शन भी फैल जाएगा उसमें। चलो उसके बाद except for hepatitis B, genital health and HIV infection, other disease are completely curable। देखो जेनाइटल वॉर्ट्स, क्लैमिडाइसिस, ठीक है, गुनोरिया, ये सब क्योरेबल है, बट कौन सारे चीज़ क्योरेबल नहीं है, ठीक है। यानी ये देखो H3 आप इसे बोल सकते हो, H की पावर 3। H की पावर 3 का मतलब होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV। या हम इसे बोल सकते हैं, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। मैंने तो बहुत वे में से याद करने की टेक्निक यूज़ की हुई है। H2G, ठीक है, H2G मतलब एक हेपेटाइटिस बी, एक, ठीक है, HIV इन्फेक्शन, और G मतलब जेनाइटल हर्ब्स। ये जो इन्फेक्शन है, यानी ये जो STI है, ये नॉन क्योरेबल है, यानी कि ये फैटल है। मैं तो सोच रही हूँ लिखवा दूँ इसे, ओ गॉड। तो गाइज आज हमारा आज का शगुन हो गया है, एंड वेरी गुड, वेरी गुड, हमारे साथ होता है ऐसा। या ठीक है, इनका क्या करें हम। चलो कहाँ पे थे हम लोग। या सो जो हमारे या सॉरी एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। इसका मतलब H2G, यानी कि हेपेटाइटिस बी, उसके बाद HIV, और G मतलब जेनाइटल हर्ब्स, ये सारे डिजीज़ ये इन्फेक्शन जो ये फैटल है। फैटल मतलब डेथ, यानी अगर ये किसी पर्सन को हो जाता है तो फिर इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी कोई इलाज नहीं है प्रेजेंटली। यानी कि ये डिज़ीज़ होने पे आप नथिंग, इट्स जस्ट लीड्स टू डेथ। यानी कॉमन क्वेश्चन नीट वाले इससे निकाल के पूछ सकते हैं कि STI में ऐसे कौन सी 3 डिजीज़ेज़ हैं दैट आर नॉन क्योरेबल, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे, if detected early and treated properly, early symptom of most of these disease and include अर्ली सिम्टम्स, इसके हमारे NCERT बता रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को अर्ली सिम्टम्स नहीं पता होता है, और बहुत लोग का ये मानना भी होता है कि हमें अर्ली सिम्टम्स कभी आते नहीं है। लोगों में आते हैं लेकिन लोग उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसे पता नहीं कर पाते, उसे नॉर्मल सिम्टम की तरह लेके चलते हैं। यानी अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड माइनर एंड इंक्लूड, बहुत माइनर होते हैं, बिल्कुल भी आप मतलब पता नहीं चलते, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, जनरली जो फीमेल्स में फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होना, स्वेलिंग होना, स्वेलिंग कहाँ होना, इन जेनाइटल रीजन, ठीक है, स्लाइटली पेन होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, ये सारे जेनाइटल रीजन में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स की बात है यहाँ पे। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टमेटिक, एज कौन सा वर्ड है, एसिम्टमेटिक, व्हाट डज द वर्ड एसिम्टमेटिक मीन्स, यानी नो सिम्टम्स। अभी कोविड के नाम पे आपने ये एसिम्टमेटिक बहुत सुना होगा। एसिम्टमेटिक यानी पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं आया, ठीक है, यानी नो
सिम्टम, ठीक है। सिम्टम की स्पेलिंग मैं क्या लिख रही हूँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। नो सिम्टम एंड इज अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, इसलिए कोई सिम्टम्स नहीं आता तो कुछ पता नहीं चलता। Absence or less significant symptom in the early stage of infection and the social stigma attached to STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। सबसे पहले तो सबसे मेन रीज़न क्या हो जाता है, हमें पहले ना पता चलता, सबसे पहले हमें पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं आता, लेस सिम्टम या नो सिग्मा। फिर आते हैं हमारे सोसाइटी, सोशल स्टिग्मा डेट इज़ अटैच टू STI, यानी अगर आप किसी को ये भी बोलोगे कि मुझे STI के लिए चेकअप करवाने जाना, तो आपको लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो ये सोसाइटी का माइंडसेट बन गया कि अगर STI होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न के कारण होगा, वो है सेक्सुअली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। सो डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टाइमली टू डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसके कारण अगर जो कोई पर्सन जाना भी चाहता है तो भी वो ये सारी चीज़ों को देखते हुए नज़रअंदाज कर देता है। This could lead to a complication later which include pelvic inflammatory disease, that is PID, abortion, stillbirths, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। अगर आप पता नहीं करोगे तो आपको pelvic inflammatory से pelvic region में आपका इन्फ्लामेशन हो जाना, टाइम टू टाइम अबॉर्शन हो जाना, स्टिल हो जाना, बर्थ जन्म देना रुक जाना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना, इनफर्टिलिटी हो जाना आपके सर्विक्स में, या हो सकता है आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर हो जाए। सो STI आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी के लिए STI इज़ अ ग्रेट थ्रेट। Therefore, prevention or early detection and cure of disease given prime consideration under reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high person in the age group of 15 to 24 years. ऐसे ये STI हो तो सब में सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल एज जिसका माना जाता है कि ये 15 से 24 साल के अंदर होता है। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम इसी एज ग्रुप से बिलोंग भी कर रहे हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। वन कुड बी फ्री फ्रॉम दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल गिवन बिलो। अब NCERT कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है, या हम उससे बच सकते हैं। ठीक नहीं हो सकता लेकिन हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बस हमें कुछ इनके तौर तरीके मानने पड़ेंगे जो हमें NCERT ने बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स होना, या ना जानते हुए भी अनजान सेक्स पार्टनर्स रखना, या आपको लग रहा होगा कि आपका सिर्फ वन है, अब वो उस जिसके साथ आप सेक्सुअली अटैच्ड है, हो सकता है उसके खुद के 2-3 पार्टनर हो, तो फिर भी तो एक बहुत बड़ा चेन बन जाता है ट्रांसमिशन फैलने का, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, मेजर और बेस्ट प्रिवेंशन है। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन। हल्का सा भी डाउट हो, स्टार्टिंग एज में तो हमें कुछ पता नहीं चलता, फिर भी अगर डाउट हो तो डॉक्टर्स के पास तुरंत जाना चाहिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी यानी ऐसे लोग जो फर्टाइल नहीं है, जो यानी एक न्यू वन को जन्म नहीं दे सकते, यानी अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। यहाँ पे समझो NCERT आपको क्या बताना चाहती है कि इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कपल न्यू वंस को जन्म नहीं दे सकते डिस्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। यानी कि उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी वो न्यू वंस को जन्म नहीं दे पा रहे, यही तो है इनफर्टिलिटी। मूविंग टू नेक्स्ट। अब इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। इसका जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है पेरेंटल हो, या हो सकता है आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई ऐसी बीमारी हो जिसके कारण आप ना फर्टिलिटी ना आपके पास वो चीज़ ही ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि लोगों के पास बच्चा दानी नहीं होता। बच्चा दानी मतलब जहाँ बच्चा पल सके। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी, लाइक फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज़, ड्रग, आप ड्रग अब्यूज़र हैं,
इम्यूनोलॉजिकल, आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकल। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम फॉर द कपल्स बीइंग चाइल्डलेस। इंडिया में ये सोच है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे औरत का हाथ है, यानी उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो या तो पत्नी है या माँ है, जो भी, ठीक है। बट मोर ऑफन दैट इज़ नॉट, द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल ऑफन। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो राज एनसीईआरटी खोलती है कि देखो यार, इनफर्टिलिटी के सबसे ज़्यादा चांसेस अगर किसी में होते हैं, इनफर्टिलिटी का सबसे ज़्यादा चांसेस किसी में होते हैं तो वो मेंस में होते हैं, ना कि फीमेल्स में। यानी अगर किसी केस में, किसी कपल के केस में अगर इनफर्टिलिटी है, वो एक यंग वन या बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो उसका मेजर रीज़न मेल हो सकता है। सो ठीक है, तो लेकिन ब्लेम हमेशा फीमेल को किया जाता है इसके लिए। सो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड बी हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिजॉर्डर, इनेबल दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन। आप डायग्नोस करवा सकते हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर्स, क्लिनिक में जा सकते हैं, ठीक है, IVF के थ्रू। बहुत सारे अब तो फैसिलिटीज़ आ गए हैं जिसके थ्रू आप सरोगेसी के थ्रू, कुछ बहुत सारे अब तो फैक्टर्स है जिसके कारण अब आप इनफर्टिलिटी से भी लड़ सकते हैं। हाउएवर, वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल, द कपल्स कुड बी असिस्ट टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। अगर ये करेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, आपके बॉडी में वो पॉसिबल ही ना हो, उसके बाद भी आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू सॉरी आप बच्चा ले सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा नाम है ART, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड से मार्क कर रहे हैं। ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आता है सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब IVF फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी एंड इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन इज दैट इन द बॉडी। यानी ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये बॉडी के बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर होता है ये फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वन ऑफ सच मेथड, इन दिस मेथड इट इज़ पॉपुलर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका दूसरा नाम क्या है? TTB यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें ओवा फ्रॉम वाइफ, वाइफ अगर वो देने वाली तो डोनर होगी फीमेल, ठीक है। स्पर्म फ्रॉम मेल हस्बैंड यानी डोनर आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट, जाइगोट के फॉर्म में से इंड्यूस किया जाता है। यानी देखो, अब रीज़न क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी का? 2 रीज़न हो सकता, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि फीमेल का वेजाइना सूटेबल नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ठीक है, उसका वेजाइना में बच्चा ही नहीं ठहर सकता, ठीक, ये रीज़न हो सकता है। या हो सकता है कि मेल उतने उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी उतनी नहीं हो रही हो जिसके कारण वो इंसेमिनेशन ना कर पा रहे हो। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, लेट मी टेक अ ब्लैंक साइड, उसमें क्या किया जाता है, फीमेल लिया जाती है, फीमेल यानी जो डोनर है, यानी कि जो वाइफ है, और देन उसके बाद मेल लिया जाता है यानी हस्बैंड को लिया जाता है, वो भी डोनर हुए। अब फीमेल से उन्होंने क्या ले लिया, फीमेल से उन्होंने ओवा ले लिया, ये रहा उनका ओवा, ठीक है, ओवा ले लिया। मेल से क्या ले लिया, मेल से स्पर्म ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके बाद इन दोनों को, यानी इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा, देखो समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा। यानी फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है जो हमेशा माँ में होता है वो यहाँ ना हो के आउटसाइड होगा। सेम टेम्परेचर और सेम कंडीशन दिया जाएगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ताकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ताकि इट कैन बी इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी। लैब में फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसे जाइगोट में डेवलप कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ओवा था और ये स्पर्म, दोनों को मिला के इंड्यूस करके क्या बना दिया गया, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ,
आउटसाइड द बॉडी लैब में हुआ, पैथोलॉजिकल लैब में हुआ, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है, इसमें द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमीटर, 8 ब्लास्टोमीटर तक इसे बाहर रखा जाता है, कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब उसे माँ के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, किसके थ्रू, थ्रू जिफ्ट, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट को इंट्रावेनसली यानी इंजेक्शन के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाए, यानी एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमीटर इनटू यूट्रस इज IUT, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी 8 ब्लास्टोमीटर से ज़्यादा जो एम्ब्रियो हो जाता है, ठीक है, उसे हम IUT के थ्रू इंट्रा यूट्राइन में डालते हैं, और जो 8 ब्लास्टोमीटर तक रहता है उसे हम इंट्रा फैलोपियन यानी फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो, अब इन वीवो थोड़ा डिफरेंट है, उसके पहले ये वाला जो हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम, देखो जिफ्ट, ठीक है, यानी जाइगोट, सॉरी यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया ना, हाँ, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट, IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जब हमारा एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमीटर तक का बन जाता है, सिर्फ यहाँ पे अप टू 8 ब्लास्टोमीटर, ब्लास्टोमीटर क्यों बोल रही हूँ मैं, ब्लास्टोमीयर, तब उसे इंजेक्शन के थ्रू कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो FT से याद रखना, ट्रांसफर इनटू FT यानी फैलोपियन ट्यूब, तो ये प्रोसेस हो जाएगा जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन जब हमारा एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमीयर, अब 8 ब्लास्टोमीयर से ज़्यादा बन गया है, तब कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तब यूट्री, सॉरी एक मिनट, या तब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू यूट्रीन, यानी तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये IUT का प्रोसेस बन जाएगा, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो ये दोनों ट्रांसफ़र किन किन में हो सकते हैं, तो इसका कॉमन रीज़न हो सकता है फैलोपियन ट्यूब, हो सकता है किसी फीमेल का यूट्रीन सूटेबल ना हो तो उसे डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसके लिए जिफ्ट हम लोग यूज़ करेंगे। कोई फैलोपियन ट्यूब किन्हीं का सूटेबल ना हो तो हम उनके लिए IUT यूज़ कर लेंगे, जिनके लिए जो सूटेबल होगा हम उनके लिए वो मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे फिर आता है हमारा एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विद इन द फीमेल, यहाँ पे फीमेल्स के अंदर होता है ना कि बाहर। ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। इन वीवो में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो में आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। Transfer of an ovum collected from a donor into fallopian tube is called gift। आपने किसी डोनर से ओवम ले लिया, ठीक है, और ट्रांसफ़र करवा लिया खुद के फैलोपियन ट्यूब में, तो आपने एक तरह से किसी से गिफ्ट लिया ना, ठीक है, आपने किसी से गिफ्ट लिया, तो गिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। ये मेथड उन लोगों के लिए है जो प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती बट हाँ फर्टिलाइजेशन ऑफ बाकी डेवलपमेंट के लिए ओके हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSCI is another specialized procedure to form an embryo in laboratory in which a sperm is directly injected into ovum. Infertility cases either due to inability of male partner to inseminate or the female due to very low sperm count in the ejaculates could be correctly by artificial insemination। दो चीज़ का यहाँ पे नाम आया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSCI
ICSI। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज प्रोसीजर होता है एम्ब्रियो बनाने का, लैब में होता है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म लिया जाता है, ये हमने ले लिया किसी का स्पर्म, ठीक है, ये हो गया एक ओवम। इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साथ फ्यूज़ करा दिया जाता है, ये हो गया इनका फ्यूजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू ओवम, तो ये हो गया हमारा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी यहाँ पे इंटरनली इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को इंड्यूस कराया गया। फिर आता है कुछ केसेस जैसे इनफर्टिलिटी केसेस इन विच द मेल पार्टनर, जहाँ पे मेल पार्टनर इनेबल है इंसेमिनेशन के लिए, यानी क्योंकि उसका जो स्पर्म काउंट है बहुत लो है, इजैकुलेशन उतना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, यानी AI टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। AI टेक्निक एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें मेल पार्टनर का सेमेन कलेक्ट किया जाता है, ये मान लो, ठीक है, ये जो डॉट्स हैं ये सेमेन है, ये मेल पार्टनर से ले लिया गया, इधर फ्रॉम हस्बैंड, या तो हस्बैंड का या तो फिर कोई दूसरे हेल्दी डोनर का, इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड, आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस या तो वेजाइना में या इनटू यूटरस, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। यहाँ पे फीमेल ठीक है, मेल का प्रॉब्लम है, मेल उतना स्पर्म काउंट नहीं कर पा रहा, तो उसका सेमेन लेके हम डायरेक्टली वेजाइना में डाल देते ताकि तुरंत ही फर्टिलाइजेशन हो जाए। फिर आता है दो ऑप्शंस है मैनी, ऑल दीज टेक्निक्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शंस कई हैं, रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई है सबकी, लेकिन हमें एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। अगर हमें सही डॉक्टर मिल जाए तो ये सारी टेक्निक्स इजी हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम किसी भी गलत हाथ में चलेगा तो हमारा लाइफ का सवाल है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन इवन लीड टू कैंसर ऑल्सो अगर आप गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हो। और एक्सपेंसिव तो ये टेक्निक्स होती हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव है। Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in country के, यानी पूरे देश के कुछ ही कोनों में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब आप सोचोगे कि हर छोटे मोटे गांव में ये मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कुछ ही लोग इसका बेनिफिट उठा पाते हैं जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में रह रहे हैं। छोटे मोटे गाँव के लोग तो जाहिर सी बात है नहीं ले पाएंगे। फिर कुछ और फैक्ट्स के साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे फिर एक फैक्टर, सोशल फैक्टर आ जाता है, या रिलीजियस या इमोशनल कहो। कुछ का मानना हो जाता है कि भाई अगर हम IVF करवा रहे हैं, ठीक है, ICSI करवा रहे हैं, AI करवा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे खून का बच्चा नहीं है। ये एक सोच लोगों के अंदर आ जाती है जो बहुत गंदी सोच है, ठीक है। यानी इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर ऑल्सो डिटर्न्स इन द adoption of these method. Since the ultimate aim of these procedure is to have children, in India we have so many orphan. अब NCERT इतनी अच्छी लाइन कहती है, आपका अल्टीमेट इसमें प्रोडक्ट क्या निकल के आना है कि आपको एक बच्चा ही चाहिए ना। ऑर्फनेज है, डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रेन है who would probably not survive till maturity, जो अगर उनको बचाया नहीं गया, उनकी देखभाल नहीं की तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो आप उनसे क्यों नहीं जाके मतलब उनको अडॉप्ट कर लिया जाए। और इसका लॉ भी है, और लॉ परमिट्स अ लीगल अडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कवर लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। आपको एक बच्चा चाहिए, आपको पेरेंट बनना है, बच्चे ऑर्फनेज में पड़े हुए हैं, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और हमारे पास लीगल प्रोसीजर अवेलेबल है अडॉप्शन का, और आप एक अच्छा पेरेंटहुड उन्हें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा एक सोशल फैक्टर जो बहुत इफेक्ट करता है वो ये आता है कि लोगों का मानना है कि यार अडॉप्ट करना चलो ठीक है, लेकिन एक तरह से वो हमारा ब्लड नहीं होगा, हमारे ख़ानदान का नहीं होगा। ये बहुत गंदी सोच आ जाती है हमारे देश में कुछ लोगों को। कुछ लोग हैं जो इसे बहुत अच्छा मानते हैं, पेरेंटहुड उन्हें अगर उन्हें अडॉप्ट करना, तो बहुत लोग ने ऑर्फनेज से बच्चा अडॉप्ट किया भी, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ही ख़राब मानते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि हम सेंचुरीज़ बदल रहे हैं, हमारी सोच नहीं बदल रही। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, 3 पार्ट में गया, बट ठीक है हम डिस्कस कर लेते ताकि हमने सारे पॉइंट्स कवर तो कर लिए ना। समरी थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस सारा हमने STI कर लिया, ठीक है।
ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टेकन पार्ट इन आर कंट्री, ये कर लिया। ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, इंजेक्टेबल इम्प्लांट, सर्जिकल, सब कर लिया। मेडिकल टर्मिनेशन यानी एमटीपी भी कर लिया। एमटीपी इन द केस, हाँ कर लिया। एसटीआई कर लिया, पीआईडी कर लिया, आईसीएस कर लिया, एआई कर लिया। ओके, इनएबिलिटी टू कंसीव, टू प्रोड्यूस न्यू आफ्टर 2 years और इनफेक्टिविटी वेरियस मेथड, ये भी कर लिया। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कर लिया। तो हमने लगभग सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। सो ये चैप्टर यहीं एंड होता है, ठीक है। सो दिस चैप्टर एंड्स हेयर एंड रिप्रोडक्टिव तो अगर आपको चैप्टर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, क्योंकि भाई इतना मेहनत से हमने ये पूरा सेशन क्रिएट किया, काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक तो बनता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सो हम मिलेंगे आपसे अब अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक तो करना भूलना ही मत। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची आपके लिए बहुत मेहनत करती है। सो टेक केयर, बाय बाय।